स्वागत है इस नए विश्लेषण में। देखिए, जब हम भारत के उपनिवेशवाद यानी कॉलोनाइजेशन की बात करते हैं तो अक्सर लगता है कि बस अंग्रेज आए और उन्होंने कब्जा कर लिया, राइट? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। आज हम इस पूरी कहानी को एक अलग नजरिए से देखेंगे। एक रातों रात हुए कब्जे की तरह नहीं, बल्कि यूरोपीय महाशक्तियों के बीच कई सदियों तक चले एक बेहद कड़े, भीषण और रोमांचक भू राजनीतिक महासंग्राम की तरह। चलिए एक बहुत ही हैरान करने वाले फैक्ट से शुरुआत करते हैं। क्या आप जानते हैं कि पुर्तगाली अंग्रेजों से पूरे 100 साल पहले ही भारत आ चुके थे? जी हां, पूरे एक सदी पहले। ये एक ऐसा सच है जो इतिहास की हमारी आम धारणा को एकदम से पलट कर रख देता है और एक बहुत ही विशाल ऐतिहासिक दौड़ का मंच तैयार करता है। तो इतिहास की इन 3 सदियों को नेविगेट करने के लिए ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम बात करेंगे मसालों की खोज की, पहले आगमन की, फिर अंग्रेजों और डचों के प्रवेश की, उसके बाद आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिद्वंदिता की, और आखिर में समझेंगे कि इस पूरी रेस में अंग्रेज ही क्यों जीते। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से, मसालों की खोज। देखिए, हर बड़े टूर्नामेंट में एक अल्टीमेट प्राइज या कहें सबसे बड़ा इनाम होता है। 15वीं शताब्दी में वो इनाम था भारत, या यूं कहें भारतीय वस्तुओं तक पहुंच, जैसे मसाले, रेशम, सूती कपड़े और बेशकीमती पत्थर। हर कोई बस इन्हें पाना चाहता था। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक ऐसा क्या हुआ। दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ी ग्लोबल घटना थी। 1453 में जब उस्मानिया साम्राज्य यानी ओटोमन्स ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा किया, तो यूरोप के लिए भारत आने वाले जमीनी और लाल सागर के पुराने रास्ते बिल्कुल बंद हो गए। यूरोप का इन लग्जरी चीजों से पूरी तरह कनेक्शन कट गया, और बस इसी भारी दबाव ने यूरोपीय देशों को भारत तक पहुंचने के लिए एक नए समुद्री मार्ग की तलाश करने पर मजबूर कर दिया। अब इस नक्शे को देखिए, यह सच में हैरान करने वाला है। बाकी यूरोपीय शक्तियों ने तो ठीक से अपने जहाज समंदर में उतारे भी नहीं थे कि उससे बहुत पहले ही पुर्तगाली हमारे तटीय इलाकों में अपने मजबूत गढ़ों का एक विशाल और दूर दूर तक फैला हुआ नेटवर्क स्थापित करने में कामयाब हो गए थे। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे भाग की तरफ, पहले आगमन और पुर्तगाली दावेदार। तो हमारे इस ऐतिहासिक महासंग्राम के पहले राउंड में हिंद महासागर पर अपना दबदबा बनाने वाले सबसे पहले और सबसे मजबूत खिलाड़ी पुर्तगाली ही थे। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1498 में एक स्थानीय पायलट की मदद से वास्को डी गामा का कालीकट पहुंचना महज एक छोटी सी शुरुआत थी, लेकिन देखते ही देखते कुछ ही सालों के अंदर ये शुरुआत किलेबंद राजधानियों और कब्जे वाले क्षेत्रों की एक बेहद मजबूत और खतरनाक श्रृंखला में बदल गई। इनकी जो कोर जियोपॉलिटिकल रणनीति थी ना, वो काफी दिलचस्प थी। उन्होंने सोचा, जमीन पर बड़े बड़े साम्राज्य बनाने में क्यों उलझना। इसके बजाय उन्होंने पूरी तरह से समंदर पर कब्जा जमाने की सोची। इसी को कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। मतलब समंदर पर हमारा राज होगा तो व्यापारिक लेनदेन पर भी हमारा ही पूरा कंट्रोल रहेगा। इस पूरी कहानी के 2 बहुत ही अहम किरदार हैं। एक तरफ हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जिन्होंने इस शानदार नौसैनिक वर्चस्व की नींव रखी, और दूसरी तरफ हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क। असल में अल्बुकर्क ही वो इंसान थे जिन्हें भारत में पुर्तगाली शक्ति का असली संस्थापक माना जा सकता है। उन्होंने बहुत ही आक्रामक तरीके से गुआ जैसे प्रमुख गढ़ों पर हमला किया और उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन देखिए, हर बड़े खिलाड़ी की कोई ना कोई कमजोरी तो होती ही है ना? पुर्तगालियों के साथ भी यही हुआ। उनकी हद से ज्यादा धार्मिक कट्टरता, समुद्री डकैती जैसे कामों में शामिल होना और फिर बेवजह स्पेन के यूरोपीय युद्धों में उलझ जाना, इन सब चीजों ने मिलकर उन्हें इस दौड़ में पीछे धकेल दिया और अंततः उनका दबदबा खत्म होने लगा। अब आते हैं अपने तीसरे भाग पर, अंग्रेजों और डचों का प्रवेश। जैसे ही पुर्तगाली इस महासंग्राम में लड़खड़ाने लगे, मैदान में 2 नए कॉर्पोरेट दिग्गजों की एंट्री होती है। एक तरफ अंग्रेज और दूसरी तरफ डच। अब खेल में असली मजा आने वाला था। इन दोनों के बीच जो टक्कर थी ना, वो 1623 के खौफनाक अम्बोयना नरसंहार में एकदम अपने चरम पर पहुंच गई थी। खैर, काफी खून खराबे के बाद दोनों ने एक तरह का समझौता कर लिया। डचों ने अपना पूरा फोकस इंडोनेशिया और वहां के मसालों पर शिफ्ट कर लिया, और फिर 1759 में हुए बिदरा के युद्ध के बाद तो भारत का मैदान पूरी तरह से अंग्रेजों के लिए साफ हो गया। जरा इस बात पर गौर कीजिए। साल 1600 में एक साधारण से शाही चार्टर से शुरू हुई अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कितनी तेजी से एक विशाल क्षेत्रीय ताकत बन गई। मतलब सोचिए, उन्हें बॉम्बे तो शाही दहेज के रूप में ही मिल गया, और फिर स्थानीय सुल्तानों से व्यापारिक रियायतों वाले सुनहरे फरमान हासिल करना, ये सब उनके एक बहुत ही सोचे समझे और कामयाब सफर का हिस्सा था।
तो अब हम पहुंच चुके हैं भाग 4 पर, आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिद्वंदिता। इसे आप इस टूर्नामेंट का सेमीफाइनल कह सकते हैं। ये एक सीधा और जबरदस्त टकराव था। एक तरफ थे भारत में पहले से जमे हुए और मजबूत अंग्रेज, और दूसरी तरफ थे काफी देर से एंट्री मारने वाले लेकिन बेहद महत्वाकांक्षी फ्रांसीसी। 1664 में फ्रांसीसियों ने थोड़ी देर से ही सही लेकिन काफी जोरदार एंट्री ली। उन्होंने अपनी पूरी ताकत पौंडीचेरी पर लगा दी और वहीं अपना नर्व सेंटर यानी मुख्य केंद्र स्थापित किया। और बस इसी ने आगे चलकर भारत की जमीन पर दोनों ताकतों के बीच कई सारे छद्म युद्ध या कहें प्रॉक्सी वॉर्स के लिए एक बड़ा मंच तैयार कर दिया। ये जानना सच में बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे यूरोप में मीलों दूर लड़े जा रहे ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकारी युद्ध ने सीधे यहां भारत के कोरोमंडल तट पर कर्नाटक युद्धों की आग भड़का दी। इन युद्धों में उन्होंने स्थानीय भारतीय शासकों को शतरंज के मोहरों की तरह इस्तेमाल किया। और सबसे बड़ी बात, इन युद्धों ने यह साबित कर दिया कि एक छोटी लेकिन बेहद अनुशासित यूरोपीय सेना आकार में बड़ी से बड़ी भारतीय सेनाओं को भी आसानी से मात दे सकती है। छद्म युद्धों का ये लंबा सिलसिला अंततः 1760 के वांडीवॉश के युद्ध में जाकर खत्म होता है। यह अंग्रेजों के लिए एक ऐसी जबरदस्त और निर्णायक जीत थी जिसने भारत में फ्रांसीसियों को एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी के तौर पर पूरी तरह से जड़ से उखाड़ फेंका। इसके बाद फ्रांसीसी बस एक छोटी सी व्यापारिक ताकत बनकर रह गए। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी भाग पर, अंग्रेज क्यों जीते। इस जीत का पोस्टमार्टम करते हैं। तो एक एक करके पुर्तगालियों को, फिर डचों को और आखिर में फ्रांसीसियों को इस दौड़ से बाहर करने के बाद ऐसा क्या था जिसने अंग्रेजों को इस सदियों लंबे टूर्नामेंट का निर्विवाद विजेता बना दिया। सच कहूं तो यहाँ आज के आधुनिक व्यापार यानी मॉडर्न बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। हुआ ये कि एक फुर्तीले, लचीले और पूरी तरह से निजी तौर पे चलने वाले अंग्रेजी कॉरपोरेशन ने फ्रांसीसी सरकार द्वारा चलाए जा रहे भारी भरकम राज्य नियंत्रित एकाधिकार को बहुत ही आसानी से पछाड़ दिया। मतलब अंग्रेजों का वो डायनेमिक स्ट्रक्चर ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया था। इस जीत के पीछे के कारणों को अगर गहराई से देखें तो पता चलता है कि ये सिर्फ कुछ सैनिकों या हथियारों की बात नहीं थी। ये एक पूरा कॉकटेल था। उनकी शानदार नौसैनिक तकनीक, तेजी से उफान पर आई औद्योगिक क्रांति, सैनिकों का गजब का अनुशासन और हाँ, सबसे अहम चीज, अपने युद्धों का खर्च उठाने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड के डेट मार्केट यानी ऋण बाजारों का बहुत ही स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना। इन सभी चीजों ने मिलकर अंग्रेजों के लिए इस अजेय वर्चस्व की परफेक्ट रेसिपी तैयार की। इस पूरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोच कर देखिए, इतिहास के पन्ने क्या कहते अगर एक मुनाफे के पीछे भागने वाले चतुर प्राइवेट कॉरपोरेशन के बजाय एक कठोर और नौकरशाही वाले फ्रांसीसी राज्य ने भारत पर कब्जा किया होता। आज की आधुनिक दुनिया और हमारा इतिहास कैसा दिखता? ये सच में सोचने वाली बात है ना? खैर, इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।